नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं कुछ समय से आपके साथ लगातार सन्मुख में हूँ। हम लोग प्रसंग में विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। आज प्रसंग में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत राहुल कुमार सिंह जी के साथ संवाद करेंगे। राहुल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे छत्तीसगढ़ में पुरातत्व का पर्याय हैं। राहुल जी का जन्म 1958 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गृहग्राम अकलतरा में ही हुई। बाद में उन्होंने रविशंकर विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में स्वर्ण पदक सहित स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और संग्रहालय विज्ञान में भी प्रावीण्यता सहित स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त की। वो शुरू में मध्य प्रदेश सरकार में और बाद में छत्तीसगढ़ सरकार में संस्कृति विभाग में कार्य करते रहे और नवंबर 2020 में संयुक्त संचालक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने समय समय पर संस्कृति एवं पुरातत्व के विभागाध्यक्ष के पद का दायित्व का भी निर्वहन किया है। तो आइए बात करते हैं राहुल जी से। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, सबसे पहले तो जब आपसे बात शुरू करें तो मुझे लगता है सबसे पहले सिंहावलोकन की बात से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपका ये ब्लॉग इतने लंबे समय से चल रहा है और आप लगातार उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताते रहते हैं। तो ये बताइए कि सिंहावलोकन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, सिंहावलोकन जैसा उसमें मैंने कहने की कोशिश की है कि आगे बढ़ते हुए अपने पूर्व किए हुए कृत्यों पर एक नज़र वो सिंहावलोकन होता है। तो दरअसल पास्ट को देखने का, भूत को देखने का, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो ये उसके पीछे एक आइडिया रहा था। और उसमें एक बात ये भी मैंने प्रयास किया है बार बार छत्तीसगढ़ को लेकर, खासकर संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में, कि जो बहुत किताबी किस्म की जानकारियां होती हैं उससे इतर जो फर्स्ट हैंड, जो खुद के अपने सर्वेक्षण पर, खुद के अपने अध्ययन से या प्राथमिक स्रोतों से जो जानकारी आ पाती है, उसके लिए मैं प्रयास करूं। और कभी उसमें फिल्मों पर, कभी पुस्तकों पर, कभी अपने फील्ड सर्वे पर, इस तरह से मैंने उस पे ये तो बहुत ही वेरिड रहा है। अलग अलग किस्म की चीजें आपने लगातार लिखी हैं। तो इतनी लंबी यात्रा में आपको कौन सा ब्लॉग सिंहावलोकन का सबसे अच्छा लगता है? दो तीन चीजें उसमें जरूर मैं कहना चाहूंगा। एक तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई थी जब एक उसमें प्रसंग मैंने गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा को लेकर एक लंबा मैंने नोट लिखा है कि 1920 में गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास की कोई पुष्ट जानकारियां नहीं मिलती हैं। और उसमें मैंने अगर कहा जाए तो साखी बनाया था, गवाही उसमें ली थी, वो खुद गांधी की ली थी क्योंकि गांधी की आत्मकथा 1920 तक है और 1920 तक की आत्मकथा में अंतिम 2 अध्यायों में नवंबर और दिसंबर है, जिसमें वो कोई छत्तीसगढ़ की चर्चा नहीं करते। दूसरा, जिन्हें सुंदरलाल शर्मा, जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने बुलाया था, सुंदरलाल शर्मा ने इतना कुछ लिखा है लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहते। तो गांधी पर, सुंदरलाल शर्मा पर, वीर नारायण सिंह को लेकर जो मिसकॉन्सेप्शन है, और खासकर 2 चीज़ें उसमें मुझे और ध्यान आती हैं, छत्तीसगढ़ के मेलों पर और छत्तीसगढ़ के तालाबों को जल प्रबंधन और उनकी संस्कृति के साथ मैंने देखने की कोशिश की है। वो मुझे बहुत, ये लिखने में आनंद भी हुआ था, समय भी लगा था। तो आपने जो छत्तीसगढ़ का लोक पुराण लिखा है उसमें भी तालाबों की चर्चा, तालाबों की चर्चा उसमें आती है। और अच्छा राहुल जी, एक आपके साथ जो मैं आपका जीवन का वो देख रहा था, तो एक आपने जसमा ओढ़न का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है जी। अब ये गुजरात की कथा है जी। तो ये अचानक से गुजरात की कथा का आपको छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने का कैसे विचार आया? 2 चीजें हैं। एक तो ये गुजरात की कथा है, लेकिन मुझे पहले थोड़ा सा शब्दों को लेकर, मुझे भाषा विज्ञान का कोई उस तरह से अध्ययन नहीं है, लेकिन रुचि होने के कारण मुझे हमेशा ये बहुत स्पष्ट लगता था कि जसमा ओढ़न है वो छत्तीसगढ़ में जो दसमत कईना या दसमन ओढ़निन कहा जाता है, तो वो छत्तीसगढ़ से भी उसी तरह से संबंधित है। और ये देखिए कि दरअसल ये नायिका है, और अगर हम जसमत कहें या दसमत कहें तो वो यशोमती है, यशोमती का अपभ्रंश है। तो ऐसी एक ओढ़ महिला जिसकी यश गाथा वो है, तो दरअसल किसी महिला के पौरुष की कथा
ये मुझे आकर्षित करती है। और मजे की बात यह है कि यहाँ हम महाराष्ट्र बॉर्डर पर जाते हैं तो दसमत ओढ़नीन का मंदिर भी है। तो ये सब लिखने के साथ में फर्स्ट हैंड उन मौकों का मैंने निरीक्षण किया, और उसमें अलग अलग दुर्ग के अलग भाठा की बात होती है, बहुत सारे प्रसंग आते हैं। और मिर्जा मसूद जी ने मुझे विवश किया था कि ये नाटक हम छत्तीसगढ़ी में करेंगे, और तब करेंगे जब आप इसका अनुवाद तो कर दें। मिर्जा मसूद जी ने नाटक खेला भी? ये नाटक का 4-5 शो हुआ और बहुत लोकप्रिय हुआ अच्छा था। लगा। जी। ओके। अच्छा, अब क्योंकि आपके लेखन की बात हो रही है राहुल जी, तो आपने जो जब आप विभाग में थे तो विभागीय पत्रिका आपने कौशल क्या नाम था राहुल जी? कौशल जी। हाँ, तो शोध कौशल पत्रिका। पत्रिका का भी आपने संपादन किया। तो कुछ उसके बारे में बताइए, क्या चीजें होती थी उसमें? केवल सरकारी योजनाओं की बात थी या कुछ और भी होता था? एक तो कौशल पत्रिका थी, वो अपना उसका शीर्षक था, वो उस बात का संकेत होता था, क्योंकि कौशल पत्रिका का नाम कौशल अशोकन ब्राह्मी में लिखा होता था। ओके। तो ये प्रकट करता था कि वो मुख्यतः पुरातत्व और इतिहास की पत्रिका है। और उस पत्रिका के संपादन के दौरान मुझे इस बात का बहुत संतुष्टि है कि हमने वो आरंभ किया, और उसमें डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर, डॉक्टर निगम, एल श्रीवास्तव जैसे बहुत वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग हमको मिलता था। और उसको हमने यूजीसी एक्रेडिटेशन में भी उसको उस स्तर तक हम ले गए, और इसलिए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत सारे दबाव भी आते थे, क्योंकि आजकल ऐसे जर्नल में लेख छपना माना जाता था, लेकिन मैं अपने पूरे जो गवर्नमेंट सेटअप में जो हमारे संचालक या आयुक्त होते थे, सचिव होते थे, मैं ऐसा एक भी अवसर नहीं आया जब संपादक मंडल पर कोई ऐसा दबाव आया हो कि इस लेख को आप छापे। तो ये पत्रिका अभी चल रही है? अभी पत्रिका चल रही है, लेकिन उसका यूजीसी से संबद्धता या मान्यता मुझे बीच में पता लगा था कि वो शायद अभी कंटिन्यू नहीं हो पाया है। राहुल जी, आपने उत्कीर्ण लेख का सहलेखन भी किया है। जी। किन के साथ लिखा है और उसमें किस तरह के लेखों की बात है? जी। पाषाण वाले हैं या जी। ताम्रपत्र हैं? किस तरह की बातें हैं? उत्कीर्ण लेख अपने आप में छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बालचंद जैन हुआ करते थे महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में, वो सहायक संग्रहाध्यक्ष थे। सहायक संग्रहाध्यक्ष जैसे पद पर होते हुए उन्होंने सूचीपत्र बनाने के लिए, कैटलॉग बनाने के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया था, और वो इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है। मुझे बहुत इस बात को लेकर भी मुझे गौरव होता है कि बालचंद जैन जी के साथ मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन वो कभी मेरे परीक्षक रहे थे, और उस नाते उन्होंने मुझ पर और हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी जीएल रायकवार साहब पर इतना उन्होंने भरोसा किया, और उन्होंने इस संबंधी जो आगे की चीज़ें थी उसके लिए हम लोगों को प्रेरित किया। और बाद में जितने भी छत्तीसगढ़ से, दरअसल छत्तीसगढ़ के शिलालेख और ताम्रपत्रों की इसमें जानकारी है, जो प्राचीन इतिहास के मुख्य स्रोत और आधार बनते हैं। तो जो बाद में शिलालेख और ताम्रपत्र मिलते गए, मुझे थोड़ा अभ्यास कॉलेज के समय से था ब्राह्मी और दूसरी लिपियों का पढ़ने का। संस्कृत के लिए हम मदद लेते थे, रैकवार जी संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो ये मिलके हमने उत्कीर्ण लेख में बाद में जितने ताम्रपत्र और शिलालेख मिले उन सबको शामिल करके इसको अपडेट किया है। तो ये एक प्रकार से संदर्भ ग्रंथ। उत्कीर्ण लेख छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को जानने का शायद सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथों में से एक है। राहुल जी, छत्तीसगढ़ का लोक पुराण, जी। ये आपकी जो पुस्तक अभी हाल ही में आई है, जी। इसके बारे में कुछ बताइए। इसकी आपने एक कैसे, आपका पुरातत्व से बिल्कुल अलग हटकर कुछ आपने नई सी चीज की है, कैसे आपको ख्याल आया? मैं अपने दो पूर्वजों का नाम लेना चाहूँगा। उसमें पंडित लोचन प्रसाद पांडे और राय बहादुर हीरालाल। इनके लेखन पढ़ते हुए मुझे हमेशा ये लगता था कि ये जब पुरातत्व की चर्चा करते हैं तो या किसी
जो पुरातात्विक स्थल या वस्तु या पुरावशेष के प्राप्ति की, चाहे वो सिक्का हो, अभिलेख हो, तो उसके इर्द गिर्द की बात वो ज़रूर भूमिका में करते हैं। मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है कि चीज़ें बहुत टू दी पॉइंट हों, लेकिन जब हम सोशल साइंस की, ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं तो शायद उसके इर्द गिर्द उसके परिवेश को ध्यान देना, शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। और तब ये मैंने प्रयास किया कि जब भी मैं साइट पे होता हूँ, किसी प्राचीन स्थल पर होता हूँ, तो आसपास की जानकारियाँ इकट्ठी करूँ। और इसमें मैंने एक बहुत विशिष्ट जो अध्याय है सरगुजा का, सरगुजा में जितने लोक मंत्र होते हैं, वहाँ वैदिकी होता है, नगमतिया होता है, देवारी होता है, ये अलग अलग जिनको यूँ ब्लैक मैजिक या टोना टोटका मान लिया जाता है। जब उन लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि ये अपनी संस्कृति को जानने के न सिर्फ ये काउंसलिंग या हीलिंग मेथड हैं, बल्कि ये अपनी संस्कृति को जानने के भी आधार हैं। तो उन गुरुओं से मैंने अनुमति लेके इस पुस्तक में शामिल किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखने का इसी अवसर तरह से मिला। राहुल जी, आपके एक थे फूफा, जी। ये बिल्कुल वो कहानी है। तो ये फूफा जी सचमुच में थे, ये कैसे ये चीज है आपकी कहाँ से? फूफा के लिए वो शुरुआत होती है तो एक बात मैंने कही है, फूफा को आमतौर पे बहुत मजाक का ये भी कहा जाता है कि दामाद सम्मानित होता है, लेकिन वो जब संस्करण पुराना होता है तो फूफा हो जाता है, और उसके रूठने के, उसके इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन दरअसल उसके आरंभ में ही मैंने कहा है कि फूफा नाम आया इसलिए कि फूफा का भतीजा जो फूफा के घर में आके रहने लगा था, जो नायक है उस पुस्तक का, वो उन्हें फूफा कहता था। और वो बच्चा इतना लोकप्रिय था कि उसके कारण सारे गांव के लोग, बल्कि उनके घर के लोग, बल्कि वो बुआ भी उनको फूफा कहने लगे। इस तरह के वो फूफा। तो दरअसल ये मैंने अपने समझ से ये कहने की कोशिश की है कि एक समय के बाद, एक आयु के बाद, शायद हम जिस फूफा को उपहास का पात्र मानते हैं, एक अप्रासंगिक होते जाने की, एक इतना सक्रिय व्यक्ति, एक इतना जिंदा दिल व्यक्ति, और कैसे समय के साथ वो अप्रासंगिक होते जाता है। और ये हर शायद इंसान की कहानी है, ऐसा सोच के मैंने उसे लिखा। और लिखने में एक कारण और था, मुझे यूनिवर्सिटीज़ से या बाकी जगहों से कुछ साहित्य के विशेषज्ञ के रूप में बुलाया जाने लगा। तो मुझे लगा कि मैं अपने परिचय के लिए क्या कहूँ, तो कुछ कहानी, कुछ पुस्तकें लिखूं। ये भी एक प्रेरणा थी। इतनी पुस्तकें लिखी हैं राहुल जी, इसके बारे में लंबी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, पर दो छोटी छोटी चीजें आपसे पुस्तकों के बारे में पूछना चाहता हूँ। एक तो आपने संग्रहालय विज्ञान पर भी एक पुस्तक लिखी, संग्रहालय विज्ञान पे, तो जी। उसके बारे में एक संक्षेप में बताइए। और फिर एक बिल्कुल ही नई चीज आपने की कि आपने बच्चों की पुस्तकों का द्विभाषी अनुवाद भी आपने जी किया, जी हाँ। तो वो कैसे हुआ? संग्रहालय विज्ञान की तो पृष्ठभूमि ये है कि मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था वो संग्रहालय विज्ञान का, म्यूजियोलॉजी का था। और उसके लिए मैंने जो तैयारी की थी उसको पुस्तिका के रूप में, और जब छत्तीसगढ़ हिंदी राज्य ग्रंथ अकादमी में बात हुई तो यहाँ मुझे बताया गया कि इस विषय की पढ़ाई होती है, लेकिन उसकी कोई प्राथमिक किस्म की पुस्तक नहीं है। तो एक कोई उसकी प्राथमिक किस्म का संग्रहालय विज्ञान का परिचय, तो इसी शीर्षक से मैंने वो पुस्तक लिखी। और वो मूलतः सामग्री वो थी जो अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के तैयारी के दौरान मैंने इकट्ठी की थी। और दूसरी जो द्विभाषी पुस्तकें हैं वो मुझे एक ये बहुत इस बात से मैं प्रभावित था कि नेशनल बुक ट्रस्ट बस्तर की विभिन्न बोलियों को लेकर वो काम कर रहा है और बच्चों के लिए पुस्तकें बना रहा है। और इस पे कभी चर्चा हुई थी तो नेशनल बुक ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया, और कुछ थोड़े काम मेरे अनुवाद के उन लोगों ने देखे थे। और तब उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ। और प्रयास तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रयास करेंगे तो हमको मालूम है कि आप सफल होंगे। मैंने उन्हें 3 या 4 दिन में ऐसा एक अनुवाद करके भेजा। और उनकी जो अपनी
समिति है उसने उसे न सिर्फ सराहा बल्कि प्रकाशित भी किया। मुझे ये बहुत एक अवसर मिला एक तरह से करने का, और मुझे बहुत संतुष्टि भी हुई इस कार्य से। तो दोस्तों, राहुल जी से हमारी बातचीत अभी जारी रहेगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारी बातें हमको राहुल जी से करनी है, लेकिन आज का समय फिलहाल समाप्त हो रहा है। हम लोगों ने राहुल जी के लेखन के बारे में बात की है, पुरातत्व के बारे में तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, तो वो अगले अंक में करेंगे। आपको ये संवाद कैसा लगा, इसके बारे में हमको ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।